तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी वारदात और कहानी को लेकर। ये कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक छोटे से इलाके से है, जहां तीन भाई रहते थे, किशोर, रमेश, सुरेश। तीनों की जो उम्र थी लगभग 24 साल, 27 साल, 30 साल। तीनों की उम्र में बस 2-2 साल, 3-3 साल के फासले थे। जो इनकी मां थी काफी दिन पहले गुजर चुकी थी। अब पिता, जिनका नाम नंदू है, ये घर पे अकेले रहते थे और अपनी पत्नी के जाने का गम में हमेशा डूबे रहते थे। समाज के लोग ये भी कहते थे कि नंदू जी, अभी आपकी उम्र उतनी नहीं हुई है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। अभी आपकी उम्र 50 साल, 52 साल है और आप देखने में इतने यंग हो। अरे किसी स्त्री, दूसरी महिला को ले आओ, तुमको बनाएगी, खिलाएगी। क्योंकि तुम्हारे जो तीनों बेटे हैं ना, बहुत अच्छे नहीं है। कोई मुंबई भागा रहता है, कोई परदेश भागा रहता है, कोई कहीं शराब वराब पी के पड़ा रहता है। तो कब तक इस तरीके से चलोगे? इस उम्र में चूल्हा फूंक रहे हो तुम। इस उम्र में चूल्हा फूंकना अच्छी बात नहीं है। कहीं किसी महिला को देख करके उसको शादी करके ले आओ। हो सकता है उसका पति उसको मर गया हो या पति छोड़ कर गया हो, ऐसी कोई महिला मिले तो ले आओ। धीरे धीरे करके नंदू को ये बात समझ में आने लगी कि किसी स्त्री अगर आ जाए तो कम से कम 2 वक्त का खाना बनाएगी, खिलाएगी, हाथ पैर दबा देगी। उम्र भी बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन इसी तरीके से 4 से 6 महीने गुजर गए। नंदू अभी तक कोई स्त्री को नहीं ला पाया। धीरे धीरे करके समाज में इस बात का चर्चा शुरू होने लगा कि जो नंदू है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, अब वो चाहते हैं कि कोई महिला उनके जीवन में आ जाए। धीरे धीरे करके बातें फैलती गई। एक दिन अचानक नंदू के घर पे एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल से और यही कहता है कि भाई साहब, मैंने सुना है कि आप किसी का घर बसाना चाहते हो। आपकी बीवी काफी साल पहले मर चुकी हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्हीं के घर में एक औरत है और उसके पति मर चुके हैं बहुत पहले से, वो भी यहीं पे रहती है और उम्र ज्यादा उसका नहीं है। उम्र यही कोई उसकी 40-40 साल होगी। उसकी एक बेटी भी है जिसकी उम्र 17-18 साल है। तो आप ले आओ उसको। महिला आपको बनाएगी, खिलाएगी, सब कुछ आपकी करेगी। उसकी जो बेटी है 2-4 साल और पढ़ा देना। पढ़ाने के बाद फिर आप उसको भेज देना कहीं शादी वादी करके। उस लड़की के नाम से अच्छी खासी जमीन है, उस जमीन को बेच कर आप शादी कर देना उस लड़की को। नंदू को भी लगने लगा, चलो ठीक है भाई, लड़की आएगी, 2 वक्त का खाना खाएगी, शादी विवाह के लिए तो उसके पास ऑलरेडी उसके नाम से जमीन उतना है कि उसको बेच करके शादी उसका हो जाएगा। नंदू अपने बच्चों से शाम के समय इन सारी बातों का जिक्र करने लगा। किसी के फोन के पास कोई अगर घर पे रहता था उससे मिल करके कि बेटा एक शादी आया है मेरे लिए और आप लोग कहो तो मैं उस महिला को ले आऊं। अब बच्चे कहते हैं पागल हो गए हो क्या पिताजी, सेठिया गए इस उम्र में? इस उम्र में औरत लेके आओगे घर पे, समाज क्या बोलेगी? नंदू कहते हैं बेटा, यही समाज ही तो करवा रहा है। इसी समाज में ही तो लोगों ने इस चीज को माना है कि भाई लेके जाओ, आराम से जीवन बिताओ। बच्चे कहते हैं जैसी आपकी मर्जी, वैसा आप करो, मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद उस महिला को लेकर के आते हैं। उसकी जो बेटी होती है साथ में वो भी आती है। अब घर पे रहती है महिला और वो बेटी। धीरे धीरे करके नंदू को बनाना खिलाना, नंदू को जो 3 बेटे थे वो तीनों को भी बनाना खिलाना। चूंकि जब पिता की शादी हुई, नई औरत आई उनके घर में, नई माँ आई उन 3 लड़कों के, तो बच्चे जहां भी कहीं इधर उधर थे सारे लोग भाग के घर पे आ गए देखने के लिए कि क्या रंग लिया उसके पिता नंदू मना रहे हैं। अब लड़के घर पे ही रहने लगे। लेकिन उस स्त्री का प्यार इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि भाई ये तीनों लड़के ना अब उस स्त्री को सच में अपनी मां बना बैठे कि सच में सौतेली है लेकिन मां तो मां है भाई। बहुत प्यार करती थी तीनों बच्चों से। धीरे धीरे करके नंदू को भी अच्छा लगने लगा कि चलो कम से कम जिस औरत को घर में लेके आए हैं उस औरत को कोई तकलीफ नहीं है, उनके बच्चे जो तीनों हैं वो भी कोई तकलीफ नहीं दे रहे, जबकि माँ कह के पुकार रहे हैं और माँ माँ कह के आगे पीछे लगे भी रहते हैं। जो उसकी एक बेटी थी उस औरत के साथ आई थी जिसकी उम्र 17-18 साल थी, उस भी बेटी को ये लोग अच्छे से मान जान रहे हैं, बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। धीरे धीरे करके अचानक कुछ दिनों के बाद वो स्त्री भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आकस्मिक मौत हो गई उस स्त्री की। अब नंदू बड़े परेशान हो गए, बड़े चिंतित रहने लगे, क्या किया जाए भाई, क्या इनके जीवन में सच में स्त्री सुख रेखा ही नहीं है? तमाम प्रकार की बातें सोचने लगे और रोए गए। कुछ दिन के बाद फिर इनको ही अचानक हार्ट अटैक आता है। नंदू भी इस दुनिया को छोड़कर
चले गए। अब घर में बचा कौन? 3 भाई और वो इकलौती बहन जिसकी उम्र 18 साल थी। अब वो बहन जाए कहां? वो लड़की जाए कहां? अब वो लड़की घर पे ही बनाती थी, खाती थी, जो भी भाई आता था उसको खाना पीना खिलाती थी, उनके टॉर्चरों को सह रही थी। धीरे धीरे करके अब वो तीनों भाई अपना हैवानियत वाला चेहरा उस बहन को दिखाना शुरू कर दिए। पहले तो एक ने उस बहन के साथ गलत काम किया। रात में तकरीबन 2:30 बज रहे थे। बहन के घर में जबरदस्ती कमरे में घुसता है और बहन को मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद वो कितना भी कहती मैं आपकी बहन हूं, लेकिन यही कहता है बहन हो लेकिन खून का रिश्ता तो नहीं है ना। यही सारी चीजों को कह करके घटना को अंजाम देता है। उस 18 साल की लड़की के साथ गलत काम करता है। उसके बाद बाकी के 2 भाइयों को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बहन के साथ, सौतेली बहन के साथ ऐसा कृत्य हुआ, तो 2 भाइयों ने उस अपने भाई को नहीं समझाया, बल्कि अब ये 2 भाइयों ने भी एक नई घटना को अंजाम दे दिया। उस लड़की के साथ इन लोगों ने भी गलत काम किया। अब बारी बारी करके टाइम टेबल का कोई शेड्यूल नहीं रहता था। अब ये तीनों भाइयों का जब भी मर्जी करता था, मानो कि एक शादी ब्याह करके स्त्री लाके घर में रख दिया हूं, इसी तरीके से जब भी जिसके भी मन में आता, चाहे रात में 12 बजे, सुबह के 4 बजे, दिन के 12 बजे, दिन के 5 बजे, कोई मतलब नहीं था। इन तीनों की इच्छाओं में जब भी जागृति आती थी तो ये तीनों आके घटना को अंजाम दे देते थे, उस लड़की के साथ गलत काम करते थे। और यही नहीं कि सिर्फ गलत काम करके छोड़ते, उसको मारते भी थे। विरोध करने पर लड़की को बहुत मारते थे। एक बार तो उसकी उंगलियां भी तोड़ दिया था इन तीनों ने। कभी कभी सिगरेट पीते थे, उसके शरीर पर इस तरीके से बुझा भी देते थे जिससे उसको बहुत दर्द होता था। और ये सारे टॉर्चर वो सह रही थी, लेकिन अब कहे तो कहे किससे। एक दिन इस लड़की को बहुत अजीब लगा, बहुत गुस्सा आया। 2 भाई किसी काम बस बाहर थे, इकलौता एक भाई घर पे था और वो नशे में धुत था और आया घर पे। बहन ने उस भाई को जब अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और उसको लगा कि फिर आज ये नहीं मानेगा, आज इसको पूरा मौका मिला, आज ये पूरी रात मुझे परेशान करेगा, तो उसने उस दिन एक सब्जी काटने वाली कोई चीज थी, उसी से काट कर उसके शरीर को मार दिया, गला काट दिया। गला काटने के बाद अब बहन बैठ के पहले तो 2 घंटे तक घर में रोई। फिर उसको ये समझ में आने लगा कि अब तो ये मर चुका है, अब इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। धीरे धीरे करके एक मासूम लड़की इस तरीके से चुड़ैल का रूप ले लेती है, हैवान का रूप ले लेती है, ये शायद ईश्वर को भी नहीं पता था। उसने उसके पहले टुकड़े टुकड़े किए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद घर में जहां भी खून के कतरे या बूंदें गिरी थी, पहले उसकी साफ सफाई और रात में ही अच्छी तरीके से करती है। उसके बाद उस मांस को अच्छे से उबालती है। उबालने के बाद एक बड़े से सामान था, पॉकेट था, उसी में ले जाकर मांस को रख देती है। और गुस्सा इस कदर था कि उस मांस को खुद खाती थी और जो भी कुत्ते या बिल्लियां घर के नजदीक आते उनको भी खिलाते थे। अब धीरे धीरे करके 2 दिन इसी तरीके से गुजर गए। बाकी के 2 भाई जब आते हैं तो उस लड़की से पूछते हैं कि सुरेश दिखा क्या, सुरेश आया था? लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, जब से आप लोग गए हो तब से उनका भी कोई पता नहीं कहाँ पे है। अब ये दोनों बड़े चिंतित रहने लगे कि बिना बताए वो कहाँ चला गया। अब एक दिन फिर एक भाई तो ढूंढने में इधर उधर लग गया, पता लगा, लेकिन एक भाई घर पे ही रहता था। अब उसका नाम जो रमेश था, रमेश एक दिन रात में आता है और जबरदस्ती इस लड़की का बाल पकड़ कर खींचते हुए कमरे के अंदर लेके जाता है और कहता है कि तू बहुत सयानी बन रही है, तुझको सब पता है, कहाँ है मेरा भाई सुरेश, बता दे, ये बहुत कुछ हुआ। लड़की ने कहा मार डालो मुझे, कुछ भी कर डालो, वैसे छोड़ा भी क्या है आपने हमारे साथ, और अब मार रहे हो, मारो, मुझे नहीं पता। रमेश हैवानियत बन गया और जबरदस्ती करके लड़की के साथ फिर से मार पीट कर गलत काम करने लगा। गलत काम जब करने लगा उसके बाद गया, वो बाहर सोया ही था। लड़की रात में तकरीबन 1:45 हो रहा था, कमरे से बाहर आती है उसी हथियार, उसी चीज को लेकर जिससे इसके भाई को पहले इसने मारा था। आती है, उसके बाद उसके भी शरीर पर वार करती है, गले पे वार करती है। वार करने के बाद जब वो भी खत्म हो जाता है, खींच कर उसकी लाश को घर के अंदर लाती है। घर के अंदर लाने के बाद
टुकड़े टुकड़े करके फिर से उसी तरीके से खून की कतरों को साफ करती है, फिर उसके मांस को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके उबाल कर उसी पॉकेट में रख देती है। फिर इसी तरीके से कुत्ते बिल्लियों को खिलाती है और खुद भी खाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसको मांस खाने का एक लत भी लग चुका था, एक आदत बन गई थी, और गुस्सा तो इसको ऊपर से बहुत ज्यादा सता रहा था। अब तीसरा भाई करीब 5-6 दिन के बाद घर पे लौटता है और आके कहता उस लड़की से, क्या तुमने देखा, ना तो सुरेश का पता चल रहा है ना तो रमेश का पता चल रहा है, दोनों गए कहां, क्या तुझको कुछ पता है? ये सारी बातें कहने लड़की सिर्फ सर हिलाती। लेकिन अब किशोर को ये बात का डाउट होने लगा कि इस लड़की को जरूर कुछ पता है और ये कुछ सच ऐसा जानती है जो छुपा रही है, क्यों ना जबरदस्ती करके इससे पूछा जाए, इसको सब कुछ पता होगा। लेकिन अब किशोर को ये लग गया था कि अगर ये लड़की इससे जबरदस्ती करेगा, पूछने की कोशिश करेगा, तो लड़की शायद सच इससे नहीं बताएगी। अब ये लड़की के पीछे लग गया देखने के लिए, ताड़ने के लिए कि आखिर सच में करती क्या है। अगर इसी का हाथ है इन दोनों के पीछे, इन दोनों के कत्ल के पीछे, तो इस लड़की को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के पास जाएगी, बात करेगी, तमाम प्रकार की कुछ तो गलती ये करेगी। अब ये पीछे लग गया। एक दिन रात में ये देखता है कि इसकी सौतेली बहन, जिसके साथ तीनों भाइयों ने इतनी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया, वही बहन एक पैकेट से मांस निकालती है और खाती है। खाने के बाद पैकेट को बंद करती है। अब ये डर गया। डर के तुरंत रात में ही थाने पे पहुंचता है और साफ पुलिस वालों से पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसकी सौतेली बहन इस लोगों का प्रॉपर्टी और धन और घर लेने के लिए तीनों भाइयों को बारी बारी करके मार रही है। पुलिस अनान फनान में एक महिला कांस्टेबल को लेकर के तुरंत इसके घर पे पहुंचती है। लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। घर में अच्छे से छानबीन करके देखा जाता है कि मांस के टुकड़े मिले जो कि उबाले हुए थे। उसके बाद पुलिस उन सारी चीजों को जब्त करती है, भेज देती है लैब में। अब लड़की से पूछताछ किया जाता है। लड़की ने छुपाया नहीं, बल्कि रोते हुए लड़की ने पूरी घटना की सच्चाई के बारे में बताया कि कैसे उसकी मां मरी, फिर उसका जब पिता मरा, फिर कैसे तीनों भाइयों ने उस लड़की के साथ हैवानियत करने शुरू की। हर दिन उसको मार रहे थे, वो जिंदा तो थी लेकिन लाश बनकर जी रही थी। पुलिस के सामने सारी चीजें लड़की कबूल कर रही थी। लड़की ने सोच लिया कि अब इन तीनों को खत्म करना ही लड़की के सुख चैन का रास्ता है। पुलिस ने कहा तुम पुलिस का भी सहायता ले सकती थी। लड़की ने कहा मैं पुलिस की सहायता लेती, ये लोग पकड़े जाते, फिर छूटते, फिर मेरे साथ पता नहीं क्या करते। इसीलिए मैंने सोचा इन तीनों को इनकी जगह पे लगा देना ही सबसे अच्छा होगा। पुलिस ने उस लड़की को जेल भेज दिया और जो भाई कंप्लेन दर्ज करवाने गया था अपनी बहन के खिलाफ, इसको भी हथकड़ी लगती है। कोर्ट ने इसको भी बहुत लंबे समय के लिए जेल में कैद कर दिया। लड़की हालांकि ज्यादा दिन तक इसको सजा नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की ने अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा में इतना बड़ा कदम उठाया, तो लड़की तो जल्द ही छूट जाएगी। दोस्तों, ये कहानी जो आपने अभी तक सुनी, सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे? क्या एक बहन ने सही किया अपने सौतेले भाइयों के साथ? कमेंट जरूर करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।